हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 9 विच इज साउंड। उस चैप्टर के लिए हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन से फॉर्म होता है। उसका ट्रैवल देख लिया था कि हाउ इट ट्रेवल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और हमने ये भी देख लिया था कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो हम साउंड के पढ़ेंगे, साथ में साउंड की जो वेव्स होती हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे मूव करता है, वो सब हम देखेंगे। तो एक इनिशियली की एक्टिविटी दी हुई है स्लिंकी एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर स्लिंकी को एक बार पुश किया है, एक बार पुल किया है। तो उससे क्या है, पुशिंग और पुलिंग से कुछ इस तरह का कहीं हम अरेंजमेंट फॉलो हो रहा है। अगर आप पुश करते हो तो कुछ इस तरह के कंप्रेशन, मतलब जो वो रिंग्स हैं वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, और हम उसको पुल करेंगे, खींचेंगे तो कुछ रिंग्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो तरह के रीजन बन रहे हैं। एक ऐसा रीजन जहाँ पर जो पास पास आ रहे हैं, और एक ऐसा रीजन जहाँ पर रिंग्स दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जहाँ रिंग पास पास आ रहे हैं मतलब दिस काइंड ऑफ रीजन इज नॉन एज कंप्रेशन, और जहाँ पर वो दूर दूर जा रहे हैं उसको बोलते हैं कि वो किस तरह का रीजन बन गया, रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन। अब एक चीज़ और नोटिस करनी है हमको यहाँ पे कि यहाँ पर जो रिंग्स हैं वो खुद आगे मूव नहीं कर रहा है ना। जैसे यहाँ पर ये जो भी कंप्रेशन का रीज़न फॉर्म हुआ तो वो रिंग मूव नहीं कर रहा है आगे, डिस्टर्बेंस जो है वो मूव कर रहा है। मतलब पार्टिकल्स खुद से मूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ओनली डिस्टर्बेंस है वही मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखने की। देखिए यही लिखा है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन क्या आई है, डिस्टर्बेंस ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड, कॉइल मूव्स बैक एंड फोर्थ नॉट अलोंग द लेंथ। कॉइल आगे लेंथ के आगे मूव नहीं कर रहा है, मतलब कॉइल उठ के नहीं जा रहा है कहीं भी, वो रिंग उठ के कहीं नहीं जा रहा है, वो तो जो रिंग के कॉइल्स हैं वो तो आगे पीछे ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन निकल के आता है कि डिस्टर्बेंस ही ट्रैवल करता है, पार्टिकल मूव नहीं करते हैं कहीं पे भी साउंड वेव के अंदर। ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, रीज़न वेयर कॉइल्स आर क्लोज टुगेदर उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन का रीज़न, और जहाँ पर कॉइल्स एक दूसरे से दूर है उसको हम कौन सा रीज़न बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, और ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कंटिन्यूसली फॉलो होते रहते हैं, उसी से साउंड वेव की फॉर्मेशन होती है। आगे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपको। देखिए दोबारा से वही कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए एक ऐसी जगह है जो कि छोटी जगह है थोड़ी, और वहाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लेस को हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर क्या है, कंप्रेशन। क्राउड इन अ स्मॉल स्पेस, एक स्मॉल स्पेस में बहुत सारे लोग हैं, और जहाँ पर भी कंप्रेशन रहता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, लोगों को हम पार्टिकल से कहीं कंपेयर करें तो हाई प्रेशर रीजन रहता है और डेंसिटी भी हाई रहती है। और जो रेयर फ्रैक्शन का रीज़न है, मान लीजिए जगह बड़ी है लोग कम हैं, तो वो किस तरह का रीज़न हो गया, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं। मान लो ऐसे बहुत मतलब जगह छोटी सी है, अब हमने बहुत सारे लोग उसके अंदर डाल दिए, तो एक इस तरह की डेंसिटी भी हाई हो गई, प्रेशर भी हाई हो जाएगा। वही जगह हमारे पास बड़ी है और लोग बहुत कम है, इस तरह से मान लो इतने ही लोग हैं और इतनी जगह के अंदर, तो इस तरह का किस तरह का रीज़न हो गया ये, इट इज़ अ रेयर फ्रैक्शन रीज़न। और ऐसे रीज़न के अंदर प्रेशर भी लो रहता है और डेंसिटी भी लो रहती है। आगे देखिए, तो फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव होता कैसे है, यही कंप्रेशर रेयर फ्रैक्शन ये फॉलो होता रहता है, उससे जो है साउंड वेव फॉर्म होती है। तो सोर्स वाइब्रेट करता है, एयर पुश होती है, तो कंप्रेशन का रीज़न बनता है। अगर सोर्स पीछे की साइड आ गया तो रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होता है, और कंटिन्यूस मोशन वेव फॉर्मेशन होता है। मतलब कंटिन्यूस मोशन मतलब ये जो कंप्रेशर रेयर फ्रैक्शन फॉर्म होते रहते हैं और साउंड वेव फॉर्म होती है। देखो आगे, ये यहाँ पर एक साउंड का सोर्स दिखा रखा है ना। अब मान लो साउंड बज रहा है, स्पीकर टाइप है ये, इसमें बज रहा है साउंड, तो पास का जो रीज़न है उसके अंदर पार्टिकल रहेंगे, वो बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो कंप्रेशर का रीज़न बन गया। उसके जो दूर के पार्टिकल हैं, मान लो ये पीछे की साइड साउंड निकल रहा है या कैसे भी, उससे दूर के जो पार्टिकल है वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशर रेयर फ्रैक्शन का रीज़न जो होता है उससे क्या है, साउंड वेव की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट एक और यहाँ पर पिस्टन का डायग्राम या पिस्टन एक्सपेरिमेंट दे रखा है। देखो ये रहा, ये पिस्टन को पुश किया है यहाँ पे, है ना। जैसे पिस्टन को पुश करेंगे तो जो उसके जस्ट पास का जो एरिया है वहाँ पर किस तरह का रीजन बनेगा, कंप्रेशन का रीजन बनेगा। और जब पिस्टन को
पीछे की साइड पुल करेंगे, है ना, तो यहाँ पर किस तरह का रीज़न बन गया, रेयरफेक्शन का। तो वही कंप्रेशर रेयरफेक्शन फॉलो होता रहता है और साउंड वेव की फॉर्मेशन होती है। और मेन बात यहाँ पर देखने की ये है कि पार्टिकल मूव नहीं करता है, ओनली डिस्टर्बेंस ही मूव करता है, पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। अब हम क्योंकि चैप्टर साउंड पढ़ रहे हैं तो साउंड वेव जो होती है बेटा वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, इतना ध्यान रखना। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती हैं जहाँ पर पार्टिकल्स और वेव एक दूसरे के साथ पैरेलल मूव करें। मान लो ये पार्टिकल है, पार्टिकल भी ऐसे मूव कर रहा है और वेव भी ऐसे मूव कर रहा है, तो उसको हम पार्टिकल मतलब खुद मूव नहीं करता, वाइब्रेशन मूव करती है, ध्यान रखना। तो पार्टिकल की जो वाइब्रेशंस है वो और वेव पैरेलल ही मूव करे, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं एक, उनमें क्या है, वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पार्टिकल की वाइब्रेशन मूव करती हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर वेव ऐसे मूव कर रहा है तो पार्टिकल जो है वो इस तरह, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो इस तरह से मूव करेगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट वेव हो गई, वाटर वेव हो गई, ये किसके एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स वेव के। डायग्राम देख लेते हैं हम। देखिए ऊपर जो डायग्राम है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए दिया हुआ है कि पार्टिकल और वेव का डायरेक्शन सेम है, पार्टिकल वाइब्रेशन और वेव का डायरेक्शन सेम है। नीचे वाला डायग्राम फॉर द ट्रांसवर्स वेव, यहाँ पर क्या है, जो डायरेक्शन है वो अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है, किसका, पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे और साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करेंगे। तो एक एक्स एक्सिस लेंगे, एक वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो डिस्टेंस को दिखाया जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर क्या दिखाएंगे, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ। अब मान लो ये डायग्राम इस तरह से आपको साउंड वेव का इस तरह का डायग्राम दिखाई देगा, तो जो ऊपर वाला जो कर्व है इसको बोलते हैं क्रस्ट और जो नीचे वाला कर्व होता है बेटा इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। अबव जो कर्व है, अबव दिस लाइन है ना, ज़ीरो लाइन बोल लो या कुछ भी, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल पार्टिकल स्टेबल है, फिर वो जब मूव करने लगता है, वाइब्रेशन आने लगती है, तो कभी वो ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो इस तरीके से ऊपर वाला जो कर्व है वो क्रस्ट को डिनोट करता है, नीचे वाला जो कर्व है इट विल डिनोट ट्रफ। अब देखिए आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड वेव की। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। दो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो आते हैं, तो एक के बाद एक आने वाले दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, है ना, लैम्डा का ये साइन होता है, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट कितनी होती है, मीटर। अब एक बार देखो इसको डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा तुमको। देखो यहाँ पे ये दो क्रस्ट हैं ऊपर वाले और ये दो ट्रफ हैं, है ना, ये वाला और ये वाला ट्रफ है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। अब यहाँ पर दो डायग्राम बता रखे हैं, पेपर में डायग्राम भी आ जाता है कि आप बताइए कि कौन से डायग्राम में वेवलेंथ ज़्यादा है, किस में कम है। तो देखो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसमें ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये डिस्टेंस छोटा है, तो यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है इस ऊपर वाले डायग्राम में, और नीचे वाले जो डायग्राम है इसके अंदर जो वेवलेंथ है वो कैसी है, कम है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो वेवलेंथ क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज़ नोन एज वेवलेंथ एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर लैम्डा और इसकी यूनिट होती है मीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को पढ़ने से पहले हमें ऑक्सीलेशन वर्ड पढ़ना ज़रूरी है। तो ऑक्सीलेशन क्या है, देखिए, कंप्लीट चेंज इन द डेंसिटी में चेंज एट अ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम एंड बैक टू मैक्सिमम। देखो ये मैक्सिमम टू मिनिमम, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम टू मिनिमम एंड बैक टू व्हाट, मैक्सिमम, कि आप मैक्सिमम से मिनिमम, तो ये हमारे पास एक ऑक्सीलेशन ये हो जाता है, ठीक है। अगर हम डायग्राम में मैं बताऊँ तो ये एक ऑक्सीलेशन है। अब फ्रीक्वेंसी पढ़ने के लिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही क्या है, द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑक्सीलेशन एट अ फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कह दूँ या मैं 1 सेकेंड कह दूँ कि 1 सेकेंड में कितनी ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हो रही है या कितनी कहीं हम इस तरह के कर्व फॉर्म हो रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, किसी भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी। अब
इसकी जो यूनिट होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, है ना, न्यू, आप इसको थोड़ा ऐसे बनाओगे, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। और इसकी जो यूनिट है हर्ट्ज़ होती है, या फिर पर सेकंड भी इसकी यूनिट को हम बोल सकते हैं, सेकंड -1 या फिर हर्ट्ज़ इसकी यूनिट को बोलेंगे। अब मानो क्वेश्चन में आपको दे दिया कि एक साउंड वेव है और वो प्रोड्यूस कर रहा है 10 ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। आपसे कहते हैं कि कैलकुलेट करो व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी, तो हम क्लियरली बोल देंगे जितने ऑक्सीलेशन 1 सेकंड में प्रोड्यूस होते हैं वही उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो 10 ऑक्सीलेशन 1 सेकंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, देन फ्रिक्वेंसी विल ऑल्सो बी 10, और यूनिट हमारी हर्ट्ज़ है तो 10 हर्ट्ज़ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशन को पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड। मान लो ये एक ऑक्सीलेशन है, इसको पूरा होने में जितना भी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 मिनट जो भी लग रहा है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन डेंसिटी ऑक्सीलेशन, वन कंप्लीट डेंसिटी ऑक्सीलेशन, उसको हम बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। इसका सिंबल है T, कैपिटल T, और टाइम की तो यूनिट सेकेंड होती है, तो यूनिट इज सेकेंड। अब एक रिलेशनशिप है हमारे पास आगे बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, वो देखेंगे हम। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, देखिए, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ये है, न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम पीरियड को आप टी से रिप्रेजेंट करते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की, मतलब अगर ये टाइम पीरियड टी है तो फ्रीक्वेंसी जो है ये रिलेशन इन दोनों के बीच में आ जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब मान लो आपको ऐसे दे दिया कि कोई भी क्वेश्चन में आपको दे दिया कि 10 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है साउंड वेव की, है ना, आपसे कहे टाइम पीरियड निकालो, तो क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सिंपल, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 1/10 सेकेंड। ठीक है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इस रिलेशन की हेल्प से हम एक दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड देखिए आप ध्यान से, डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस है या जो भी कर्व हमारे पास इस तरह से बन रहा है, तो इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल का फ्रॉम इस मीन पोजीशन, मान लो पार्टिकल यहाँ रखा है, फिर वो ऑक्सीलेट होने लगा, वाइब्रेट होने लगा, तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसके क्रस्ट में हो, चाहे वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसके ट्रफ तक हो, तो वो उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। डेफिनेशन हम देख लेंगे, द मैक्सिमम चेंज इन द डेंसिटी ऑफ एयर इन अ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कंपेयर टू द एवरेज डेंसिटी वैल्यू। मैक्सिमम चेंज इन द डेंसिटी, है ना, क्योंकि हम वाई एक्सिस के ऊपर डेंसिटी दिखा रहे थे, तो मैक्सिमम चेंज इन द डेंसिटी, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम चेंज यही होगा, तो मैक्सिमम चेंज जो डेंसिटी के अंदर आ रहा है, चाहे वो कंप्रेशन में आ रहा है, चाहे वो रेयर फ्रैक्शन में आ रहा है, एज़ कम्पेयर टू द एवरेज डेंसिटी वैल्यू, तो ये एवरेज डेंसिटी वैल्यू को दिखाता है। एवरेज डेंसिटी वैल्यू के कंपैरिजन में उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अब देखो ये दो डायग्राम है, क्लियर है, जितना ऊंचा कर्व बनेगा उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है, क्योंकि जो गैप है वो कम है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिटी। अब देखो इंटेंसिटी को समझेंगे हम, पहले डेफिनेशन देखते हैं इंटेंसिटी की क्या है। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया, कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है थ्रू अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, वो उसकी क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। मान लो आप बैठे हो, वो हमने एक बेंच वाला एग्जांपल दिया था, मान लो आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, और आप इस बेंच को टैप कर रहे हो, आपका फ्रेंड यहाँ पर कान लगा के लेटा हुआ है आराम से, तो आप जैसे टैप करोगे तो उसके कान में एकदम से आवाज़ आएगी, क्यों, क्योंकि उस यूनिट एरिया में से पास होने वाली जो साउंड वेव है बहुत ज़्यादा है, इस वजह से, तो उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी विच इज़ पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपागेशन एट अ टाइम, वो उसकी क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। अभी आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी इसके जो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एक स्पीड वाला कैरेक्टरिस्टिक रह गया है अभी, तो वो और कुछ न्यूमेरिकल्स, उसके बाद आगे जो भी चैप्टर का पार्ट हमारा बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर आउट all the problems. Please do like, share and subscribe my channel. Have a great day ahead. Bye bye.